कौन किसके लिए कैसे जिम्मेदार होगा। माना कोई कार्यस्थल है, ठीक है ना, किसी प्रकार का कोई कार्यस्थल है, जैसे वहाँ पर किसी विशाखा गाइडलाइन को पढ़ेंगे तो उसमें कुछ इस तरीके के सिग्निफिकेंट उसके इस तरह के हैं कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति है, मान लो महिला कर्मी है, और कोई बाहरी व्यक्ति अगर कोई आकर के वहाँ पर किसी तरीके से दिक्कत पैदा करता है, तो ये एक इंटरनल इशू है कि जिसके यहाँ आप काम कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी है कि उसको हाँ रोके, ठीक है। मतलब अगर कोई दिक्कत होगी तो आप ही फंसेंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर इंटरनल कॉलीज है या कोई ऐसा है जो ऐसी कोई दिक्कत पैदा करता है, तो भी जिसके यहाँ काम करते हैं उसकी लाइबिलिटी है कि ये ना हो। इसीलिए देखे होंगे जब नियम होते हैं, जो चाहे फैक्ट्री के नियम हो या किसी संगठन के नियम हो, किसी वर्किंग प्लेस जहाँ पर महिलाएं पुरुष जो भी यहाँ काम करते हैं, वहाँ पे जो हेड होता है अक्सर देखे होंगे कि वो रिलेशन अच्छा भी रखता है, लेकिन थोड़ा ज़रूरत पड़ने कड़क भी रखता है। तो अच्छे काम के लिए तो अच्छा है ही, लेकिन थोड़ा सा गलती उलती हो या कोई इस तरीके की तो उस वहाँ पे वो कड़क भी रहता है, क्योंकि दो लोगों के बीच ही प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशनल हो जाती है। तो विशाखा गाइडलाइन में ये साफ है कि जैसे माना बैंक का उदाहरण है, बैंक में कोई जाके अंदर झगड़ा करे तब भी क्वेश्चन बैंक मैनेजर को उठेगा, और बैंक के कर भी लड़ जाए तब भी क्वेश्चन उस पर लड़ेगा, वो उठेगा। तो वो देखेंगे कि थोड़ा मतलब सॉफ्टिकेटेड तो काम के लिए है, लेकिन ऐसी चीज़ों पर भी उसकी मॉनिटरिंग मानी जाती कि होनी चाहिए। तो कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन शोषण या किसी तरीके से बदतमीजी जिसका कार्यस्थल है उसकी एक जिम्मेदारी हो जाती है, ठीक है ना। इसके लिए भी कहा गया है, केंद्र और राज्य से ये भी कहा गया है कि आप इसके लिए कानून भी ठीक से बनाइए। नियम एक अलग चीज़ हो गया, इसको कानून ही बना दीजिए, बड़ा एक रूप बना दीजिए। ये तो एक प्रकार से गाइडलाइन हो गई, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जो इसको अप्रूवल दे दिया, जैसे सुप्रीम कोर्ट कई गाइडलाइन देता है ना, जैसे गाइडलाइन आपको दे देगी भाई ऑक्सीजन का प्लांट क्यों नहीं हॉस्पिटल में लगाते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। अब गवर्नमेंट उसको एग्जीक्यूट करती है कि नहीं करती है, कानून ही बना दीजिए आप कि जब हॉस्पिटल बनेंगे तो ऑक्सीजन प्लांट भी साथ में लगेंगे, तो ये कानून हो जाएगा, तो हॉस्पिटल भी ना उसके बनेंगे ही नहीं, ठीक है ना। तो उसी तरीके से क्या इस तरीके से दिशा निर्देश को जैसे निजी क्षेत्रों में कितना लागू होता है। मान लो सचिवालय में चलिए ठीक है, सरकारी है, डरेंगे मानेंगे, निजी क्षेत्रों में तो दो तरह की बातें हो गई ना इसमें, कि निजी क्षेत्र के लोग उतना गंभीर नहीं होंगे, क्योंकि निजी क्षेत्र के लोग हितवर्धक कम फायदा मूलक ज़्यादा होते हैं, वो अपना फायदा देखेंगे। जैसे माना आप दो लोग लड़ रहे हैं, लेकिन हमको फीस से मतलब है, आप समझे ना। ऐसे ही एक लड़का लड़की हैं, हम अरे यार छोड़ो हमें क्या करना है, घूम रहे हैं साथ में, पढ़ नहीं रहे हैं, अरे छोड़ो अपना संगठन। यूनिवर्सिटीज़ को क्या, आप लाइब्रेरियों में जाके देखिए, जो प्राइवेट लाइब्रेरियाँ खुली हैं, है ना, जो यूनिवर्सिटीज़ में चले जाइए आप। असल में कोई भी जो कार्यकर्ता है ऑर्गेनाइजेशनल, जैसे ना, वो चिंता तो करता है कि मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को मिले, लेकिन एक लिमिट के बाद अपना स्पैन ऑफ अटेंशन नहीं रख सकता, क्योंकि उसकी जिम्मेदारियां और भी हैं। किसी भी संगठन में आप चले जाएंगे तो प्रिंसिपल या कॉलेज को कहाँ रोज क्लास झांकता रहे क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे। स्टूडेंट की भी जिम्मेदारी है कि वो फ़ायदा लें वहाँ पे जाके। तो स्टूडेंट जितना सतर्क रहेगा उतना, तो कार्यस्थल पर सिर्फ ऐसे नहीं है कि कोई व्याभिचार हो रहा है, कोई यौन उत्पीड़न हो रहा है, तो आपको भी तो सतर्क रहना है ना। उसका सिग्निफिकेंट पार्ट तो ये भी है ना कि आप सतर्क रहिए, आप समूह में काम कीजिए,
इसीलिए बोला कि आप अगर 8 बजे के बाद काम कराते हैं किसी महिला से शाम को देर शाम, तो आप उसको घर छोड़ने की ड्यूटी उसी ऑर्गेनाइजेशन की। वो अपने अपने वाहन से नहीं जाएगी, कोई पब्लिक व्हीकल से नहीं जाएगी, आप प्राइवेट वाहन से उसके घर सुरक्षित छोड़ेंगे। ये सब उसकी गाइडलाइन में है। अगर आप एक्स्ट्रा काम उससे लेते हैं, आप पता 9 बजे तक आपने काम लिया, आपने कह दिया हम आपको 4 घंटे आधे दिन की मजदूरी या जो भी है तनख्वाह ज़्यादा देंगे, और आपने असुरक्षित छोड़ दिया उसको, घर रास्ते में कोई दुर्घटना हो गई तो आपकी लाइबिलिटी है। अरे सिंपल सा है, अभी 9:30 बजे क्लास छूटी गई, आप 12 बजे तक घर ना पहुंचिए, आपके फादर हमको फ़ोन कर देंगे। आते ही हैं ऐसे कि क्लास का क्या सर, अभी बच्चे आए नहीं क्या, तो लाइबल बना दिए ना हमको। अभी आप ही कोई गड़बड़ कर दीजिए, कोई मामला बिगड़ जाए तो हमको भी क्वेश्चन हो जाएगा कि बच्चे आपके यहाँ पढ़ते हैं इस तरीके से। ये तो होता ही है। तो विशाखा गाइडलाइन में थोड़ा हिम्मत देने की विशेषता में ये है, थोड़ी हिम्मती बने लड़कियां एक प्रकार से। सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दिया इस तरीके का। एक बेटा लिखोगे चैलेंजेस फॉर वुमेन एट वर्क प्लेस, मतलब काम की जगह पे क्या चैलेंज रहता है महिलाओं के लिए। ठीक है, चैलेंजेस फॉर वुमेन एट वर्क प्लेस। तो इसको हम 5-7 ठो आपको चैलेंज बता देते हैं कि किस चैलेंज से ये जूझते हैं, तो आप इसको कहीं पर जरूरत पड़े तो कोट कर लेना, है ना। लिखें नॉन इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन एम्प्लॉइज। नॉन इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन एम्प्लॉइज, महिला कर्मियों के साथ समान व्यवहार ना होना। देयर इज नो इक्वल पे फॉर मेन एंड वुमेन। ये प्राइवेट सेक्टर में हो सकता है, पुरुष का समान वेतन नहीं। है ना, कहीं कहीं तो हो सकता है, हो सकता है, नहीं हो सकता। आगे लिखें डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट प्रेग्नेंट वुमेन एट वर्क प्लेस। ये भी नहीं होना चाहिए मुझे लग रहा है। हाँ? लग नहीं रहा यार, लेकिन बोला है तो लिख लो यार। हाँ, गर्भवती महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर भेदभाव, इनअटेंशन टू मैटरनिटी लीव टू वुमेन वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर्स। निजी क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं को प्रसूति अवकाश में आनाकानी, ये तो होता है, प्रसूति अवकाश में आनाकानी। ठीक है, आगे लिखें सेक्सुअल मिसकंडक्ट एट वर्क प्लेस। कार्यस्थल पर यौन दुर्व्यवहार, ये भी नहीं है। हाँ, नहीं, फैक्ट्री में, फैक्ट्रियों में होगा, सरकारी कार्यालयों में छोड़ देते हैं, फैक्ट्री होगा, ऐसी जगह होगा। आगे लिखेंगे नो क्रंचेस और चाइल्ड केयर टेकर्स or child caretakers for the women, for the children of women at the workplace। कार्यस्थल पर महिलाओं के बच्चों हेतु क्रंच अथवा चाइल्ड केयर टेकर की नियुक्ति नहीं। क्यों? चल रहा है ना, ये गवर्नमेंट में होगा भी नहीं, हमको लगता मुश्किल है। प्राइवेट वाले अपनी प्रोडक्टिविटी को लेके
अब सचिवालय में ऐसा हो कि सेक्रेटरी अपनी बिटिया को लेके जा रही, छोटी सी, डीएम अपने बेटे को लेके जा रहा है। लेकिन यार ये होना चाहिए, उसका कारण मैं बता रहा हूँ। हाँ, क्रंच और चाइल्ड केयर टेकर लोगों को अपॉइंट करना चाहिए सरकारी कार्यालयों में भी। उसका कारण ये है कि अब स्त्री पुरुष दोनों जो है ना वर्किंग हो रहे हैं। स्त्री पुरुष वर्किंग होने से बच्चे, देखो सिंपली बहुत ही सैद्धांतिक बात आप अगर समझें तो पहले हम लोग ग्रामीण परिवेश में कृषि प्रधान, आज भी अलग व्यवस्थाएं हैं, बट जहाँ कृषि पर ही पूरी निर्भरता थी। माता पिता खेत में काम करते थे, संयुक्त परिवार थे, बच्चे चाचा चाची दादी ये वो इनके बीच में परवरिश पाते थे। हमने औद्योगिकरण आया, शहरीकरण आया, परिवार हमारे टूट गए, न्यूक्लियर फैमिली हुई, उसमें हस्बैंड वाइफ दोनों सर्विस में चले गए, दोनों के 2 दफ्तर हो गए। इस दरमियान जो बच्चे हैं 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के, 1 साल के, जो भी जिस एज में है, मतलब जब तक वो ठीक से अपना समझ नहीं पाते और भी आगे, अब उनको संभालने वाला है नहीं उस टाइम तक जब तक वो सर्विस में है। अब डिपेंड करता है कि उसको किसके हवाले करें। चलो मान लिया एक थोड़ी देर के लिए कि आपके गांव से कोई मतलब माता पिता रहते हैं, तब तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। अगल बगल में नाना नानी जैसे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ये लंबा चलेगा कि नहीं मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, बट मतलब अगर उनको ये सोहबत मिल रही है तो मुझे लगता है कि उनकी उत्थान, तरक्की, विकास, बाल्यावस्था का सुधार और जो उनकी ज़रूरत है, जो उनका अधिकार है, पर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन खुदा न खास्ता अगर ऐसा नहीं है ना, तो बच्चे, अब चूँकि उनकी कोई डिमांड तो है नहीं, लेकिन अगर सरकारी कार्यालयों में भी या जहाँ आप ड्यूटी करते हैं, चाहे प्राइवेट ही हो, इस तरह क्रंच या केयर टेकर जैसी कोई व्यवस्था नहीं है, तो बच्चे का व्यक्तित्व हो सकता है, मे बी पॉसिबल, कि उस तरह का उत्थान ना करे जैसे कि माता पिता के साथ उसका करता है, सफरर हो जाएगा। तो हम आज की पीढ़ी में अपनी आर्थिक दशा को तो बेहतर कर रहे होंगे, कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि ये बच्चे किसी ऐसे चीज़ का शिकार हो रहे हों या ऐसी मनोदशा से अपने को जोड़ पा रहे हों कि जो हमें सुधारते सुधारते हम एक अच्छी कीमत चुकानी पड़े। एक लिखो, भारत में लैंगिक अंतर, जेंडर, भारत में पे गैप इन इंडिया, ऐसा लिखो, जेंडर पे गैप इन इंडिया, भारत में वेतन में लैंगिक अंतर। यह चीज अब है नहीं है, ये कभी औपनिवेशिक सत्ता के दिनों में या कुछ फैक्ट्रियों में संविधान लागू होने के बाद भी थे। अब इस पर आप अगर इसको कहीं लिखना चाहें तो लिख दीजिएगा कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप आर्टिकल 39A को देखिए, क्या लिखा है उसमें? हाँ, 37 में लिखा है, क्या लिखा है? समान कार्य के लिए समान वेतन। अब महिला हो पुरुष हो, एक ही काम कर रहे हैं तो उनको वेतन समान मिले। तो आप बोलिएगा कि इस समय के भारत में करंटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आर्टिकल 37 में जाएंगे, समान कार्य के लिए समान वेतन मिलता है। तो यह गैप अब खत्म है। अगर कहीं है मान लिया तो वो रिकॉर्ड में नहीं होगा, हो सकता है वेतन कम देते हो लेकिन लिखते पूरा हो। हैं? क्यों? ऐसा ही हो सकता है। वैसे मैं आपको बोल भी सकता हूँ ये चीज़ कि देहरादून में बहुत सारे जो प्राइवेट स्कूल है ना, उसमें जाएंगे तो महिला शिक्षकों की संख्या ज़्यादा मिलेगी। क्यों? महिला जो शिक्षक हैं, महिलाएं जो, वो ज़्यादा मिलेंगी, ख़ास तौर से स्कूलों में ज़्यादा मिलेंगी। छोटे स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में तो लगभग वही रहती है। इंटर कॉलेज तक तो थोड़े आ जाता है वेरिएशन, बट उसमें और उनको ये माना जाता है, कई महिलाएं ये भी ये मानती हैं, लड़कियां भी,
कि कुछ नहीं, पढ़ लिख लिए थे, एमएससी कर लिए, सोचा क्या करें, तो हमने ये स्कूल ज्वाइन कर लिया। मतलब वो अपने समय का फालतू में घर में बैठी थी, तो सोचा कि ये कर ले। अपनी वैल्यू को खुद ही वो अंडर एस्टिमेट करती हैं। तो इसके कारण वो 5,000, 6,000 महीने, 7,000 महीने पे जा कर के सुबह 7:40 पे जाएंगी, 2 बजे तक लौट के आती हैं। तो वो इस कई कहती हैं कि जेब खर्च निकल जाता है, एक्टिवा का तेल हो गया, कुछ ऐसे वैसे, इस चक्कर में कई नौकरी कर रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप टटोलेंगे तो ये समान कार्य का समान वेतन तो हुआ ही नहीं। काम वही कर रही हैं, वेतन नहीं है। हमारे यहाँ एक लड़की पढ़ती थी, लोअर पीसीएस में उसका सिलेक्शन हुआ, लोअर सबऑर्डिनेट में, ठीक है ना। इसको एक लाइन में लिखें, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, 2015 रिपोर्ट, या अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट लिख लो, टाइटल्ड द पावर ऑफ पैरिटी, मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार द पावर ऑफ पैरिटी, इसको 2 बिंदी रख दीजिएगा ऐसे ऐसे, अभी अगवन डिटेल लिखाएंगे ना। इसको क्या बोलें, सेमी कॉलन क्या बोलते हैं, है ना। हाँ, सेमी कॉलन कर लीजिए। अब फिर लिखिए, एडवांसिंग वुमेन्स इक्वलिटी इन इंडिया बाय द एमजीआई, यानी एमजीआई द्वारा तैयार द पावर ऑफ पैरिटी एडवांसिंग वुमेन इक्वलिटी इन इंडिया नामक 2015 में नामक रिपोर्ट के अनुसार क्या है, अनुसार क्लोजिंग द जेंडर गैप इन इंडिया, क्लोजिंग द जेंडर गैप इन इंडिया relative to other regions, relative to other regions of the world would have huge economic implications। के अनुसार विश्व के अन्य क्षेत्रों के सापेक्ष, विश्व के अन्य क्षेत्रों के सापेक्ष भारत में लिंग अंतराल समाप्त करने के बृहद आर्थिक प्रभाव होंगे, बृहद आर्थिक प्रभाव होंगे, ठीक है। क्या होंगे, ड्यू टू दिस India's GDP growth rate can accelerate, GDP growth rate can accelerate significantly, significantly क्या बोलेंगे, हाँ, यानी तेजी से बढ़ेगी ये, राइट। तो इसको लिखना, इससे भारत की जीडीपी विकास दर में काफी तेजी आ सकती है, ठीक है। चला मैं आपको बताऊं, ये 2015 की जो रिपोर्ट है, ये कोई बड़ा मतलब घटना नहीं है, ये पहले से भी हम लोगों को पता है कि अगर हमारे देश में डिस्क्रिमिनेशन को, यानी कि महिलाओं के बीच जो लिंग अंतराल है, इसको जैसे जैसे हम खत्म करते जाएंगे, खत्म हो जाएगा, जीडीपी बढ़ के रहेगी, ये तय है, ये तय है। वर्ल्ड बैंक ने भी ये कहा है, वर्ल्ड बैंक तो बताया कितना % जीडीपी बढ़ेगी, 4.22% जीडीपी महिलाओं के कारण बढ़ सकती है देश में।
और आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि बांग्लादेश जैसे देश की महिलाओं की तुलना में, पढ़ी लिखी महिलाओं की तुलना में हम कम कामकाजी हैं। तो हमारे यहाँ हमने क्या किया, दो तरह का डायमेंशन डेवलप किया हुआ है। हमने लिंग अंतराल को खत्म करने का दो डायमेंशन आप समझिए है। एक तो हमने मनोवैज्ञानिक रूप से इसको डिफीट कर रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो, यानी अच्छा इंसान बना दो लोगों को। एक मनोवैज्ञानिक फीलिंग यह है कि जैसे बेटा बेटी एक समान। एक साइकोलॉजिकल हमने एक फिनोमेना डेवलप किया, लड़का लड़की एक समान। ये लोगों में एक मनोवैज्ञानिक एक धारणा का विकास कर रहे हैं कि भाई क्या है, सब बराबर है। ये साइकोलॉजिकल है। ये साइकोलॉजिकल पूरी तरह काम किया है कि नहीं मालूम नहीं, क्योंकि अगर डिस्क्रिमिनेशन कहीं पर कायम है, यानी लिंग अंतराल बना हुआ है, तो ये मनोवैज्ञानिक रूप से उतना काम नहीं किया है। लेकिन इसी के साथ हम जोर दे रहे थे शिक्षा पर कि समान शिक्षा अगर लाई जाए और सबको मौका दिया जाए तो जो लिंग अंतराल है उससे मुक्ति पाया जा सकता है। क्यों? लिंग अंतराल से जेंडर जो डिस्क्रिमिनेशन है या डिफरेंसेस हैं, गैप है, उसको खत्म कर सकते हैं। ठीक। मनोवैज्ञानिक क्यों? क्योंकि भारत एक पुरुष प्रधान देश था, तो पहले बदलाव किसके अंदर लाना? पुरुषों के अंदर एक मनोवैज्ञानिक धारणा लाओ। जैसे हम जब कहते हैं बेटा बेटी एक समान, तो एक पिता जो है इस मनोविज्ञान से अपने आप को पा सकता है कि वाकई में हमारे तो दोनों बच्चे हैं। यहां से जो शुरुआत है वो चल के लड़का लड़की एक समान वाली धारणा में बदल जाएगी। फिर वही लड़का लड़की एक समान की धारणा आगे चलकर एक और कदम स्त्री पुरुष समानता में बदल जाएगी। तो शुरुआत कहां से किया हमने? मनोवैज्ञानिक एक बदलाव घर से। पहले बेटा बेटी समान किया, फिर लड़का लड़की समान किया, फिर स्त्री पुरुष समान कर दिया। अब झगड़े खत्म हो गए। यानी लिंग अंतराल का जो पुरुष प्रभुत्व समाज में, हमने साइकोलॉजिकल स्टेप बाय स्टेप इसको खत्म करने की कोशिश की। लेकिन अगर बेटा बेटी एक समान अगर कहीं पे नहीं है तो लड़का लड़की असमान हो जाएगा और स्त्री पुरुष में असमानता हो जाएगा। हमारे समाज में अभी भी ये चीजें कहीं ना कहीं शेष होंगी। क्यों शेष होंगी? क्योंकि वहां पर पुरुष प्रधान जो व्यवस्था है वो कायम होगी। पुरुष प्रधान का ये मतलब नहीं होता है कि प्रभुत्व स्थापित करो। पुरुष प्रधान का मतलब होता है कि जिम्मेदारी जिसकी बड़ी है, लेकिन उस जिम्मेदारी ने प्रभुत्व, प्रभुसत्ता जैसे होती ना, किसी की सोवरनिटी पर ही हमला कर दिया और डोमिनेट कर दिया। कमाने वाले ने सोचा कि हम ही खिला रहे हैं, डोमिनेट कर दिया। अब तो स्त्रियां भी कमाती हैं, तो डोमिनेशन उनका होना चाहिए। अरे डोमिनेशन तो किसी का नहीं होना चाहिए, सबका सोवरनिटी होना चाहिए। जैसे भारत एक सोवरनिटी का देश है, हमारा कानून, हमारी सत्ता, हम स्वतंत्र स्वाधीन, ऐसे सभी का अपने स्त्री पुरुष में स्वाधीनता के भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रभुत्व की भावना हो। तो हम डोमिनेट करने की कैपेसिटी को कैसे खत्म कर सकते हैं? जब बेटा बेटी एक समान करेंगे, फिर लड़का लड़की एक समान करेंगे, फिर स्त्री पुरुष एक समान करेंगे। कहानी खत्म। लिंग अंतराल ही खत्म कर दिया। यह फायदा किस में करेगा? हमें रोजगार में करेगा, काम करने की छूट में। यहां समानता होगा तो सब कुछ में बढ़ोतरी हो जाएगी ना, उन्नति हो जाएगी। कई देखे होंगे आप टीवी, किसी सीरियल में देखें या कहीं ऐसे, अभी भी वो समाज का चित्रण ही होता है, उसको फिल्मांकन चाहे जैसे कर दिया गया हो कि बहू, हमारे खानदान में कोई बहू नौकरी नहीं करती है। डायलॉग सुने हैं कि नहीं? हमारे खानदान में कोई बहू, और बहू साइंटिस्ट बन सकती है, लेकिन बहू चूंकि खानदान में कोई नौकरी ही नहीं करता है, तो बहू क्यों नौकरी करे? तो यह समानता पर एक प्रकार से प्रहार है, सोवरनिटी पर प्रहार, यानी इक्वलिटी पर प्रहार हुआ। सोवरनिटी पर ये डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा दिया और आप कहीं ना कहीं डोमिनेट कर रहे हैं। इसको कैसे खत्म करें? तो एक पैरेलल और व्यवस्था थी, एजुकेशन। एजुकेशन को स्ट्रांग कर दो ना। बेटी
पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सब नारा दिए गए, पहले से भी चल रहे हैं शिक्षा के, ये कोई नई बात नहीं है। महिलाओं की शिक्षा के लिए कब से प्रयासरत हो रहे हैं। महिलाओं की शिक्षा के लिए तो आप चले जाइए 19वीं सदी के मध्य में भी चले जाइए, वहाँ से मिल रहा है। प्रयास कब नहीं हुए। गांधी जी के महिला शिक्षा के प्रयास करने वालों में शामिल नहीं है। या उस जमाने के लोग जब महिलाओं को मुख्य धारा में लाना चाहते थे तो बिना शिक्षा के ही कैसे लाते। सब लोग अपने ढंग से मेहनत कर रहे। आज़ाद भारत में भी हुआ, अब भी हो रहा है। तो शिक्षा एक बहुत बड़ा हथियार था समाज में लिंग अंतराल को खत्म करने के लिए। तो चूंकि शिक्षा भी अभी पूरा काम तो किया नहीं है, ये भी पूरा काम नहीं हुआ, ये भी पूरा काम नहीं हुआ, इसलिए अभी भी ये लिंग अंतराल बचा हुआ। और लिंग अंतराल जितना पैमाने पे बचा रहेगा, भारत का ग्रोथ उतना रुका रहेगा। अगर मैकेंजी की एमजीआई की इस रिपोर्ट को 2015 को देख रहे हैं तो जिसमें उसने साफ कहा, और वर्ल्ड बैंक ने भी कहा, अभी हाल फिलहाल 2-3 साल पहले की बात है, वर्ल्ड बैंक ने भी तो साफ कहा कि अगर भारत में जो पढ़ी लिखी महिलाएं कामकाजी में तब्दील कर दिया जाए तो इस देश की रातों रात जीडीपी 4.22 बढ़ सकती है। अब आप अभी इसी से कल्पना करके देखिए कि आपको क्या चाहिए। आपको चाहिए उच्च अर्थव्यवस्था। उच्च अर्थव्यवस्था अभी भारत सरकार भी प्रयास कर रही कि हम $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था ले आए हैं। और कब तक लाने का चल रहा है? 2024 तक। क्यों? और जो इकोनॉमिक समझ है लोगों की, जो राय पहले भी आई है, अगर हमारी जीडीपी दहाई में नहीं है तो ये लक्ष्य मिलेगा नहीं। तो जीडीपी तो दहाई में है नहीं, इकाई में चल रही है ना। अब कोरोना में तो और लतगर्द हो गई, तो 5 ट्रिलियन के सपने तो सपने ही रह जाएंगे। मिलेंगे, बस उस समय में नहीं मिलेंगे, कभी देर सवेर आएगा। और विश्व बैंक पहले ही बोल चुका और ये भी कह ही रहा है एमजीआई की रिपोर्ट कि साहब महिलाओं को अगर लिंग अंतराल खत्म कर दो तो जीडीपी बढ़ सकती है। और लिंग अंतराल खत्म करने का मतलब है सारा मौका दो, डिस्क्रिमिनेशन खत्म करो, वगैरह वगैरह, आगे बढ़ने का पूरा चांस दो। अब अगर 4.22% जैसा कि वर्ल्ड बैंक कहता है, अगर ये जीडीपी हम जोड़ दें, अगर हमारी जीडीपी मात्र महज 6% हो, सपोज, जैसे ही 4 जोड़ेंगे 10 प्लस हो गई कि नहीं, अब आ जाएगा ट्रिलियन, है ना। ये ट्रिलियन आ जाए। अब इसका ये मतलब नहीं कि सब लोग जाकर सरकारी नौकरी ही करें या फैक्ट्री में ही काम करें, ठीक है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो लोग कर भी रहे हैं। इसी उत्तराखंड में जाके देख लो, पापड़, चटनी, अचार, आम का अचार, आंवले का अचार, पापड़ बनाने वाले कौन हैं? महिलाएं। स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं महिलाओं को उत्थान विकास के लिए। देखिए सब चल रहा है कि नहीं, है ना। हमने क्या किया, एक और समस्या इन सब के बीच में पैदा कर दिया जो होना नहीं चाहिए था। वक्त के साथ मतलब बोया कुछ था, हो गया कुछ। जब हमने लिंग अंतराल को खत्म कर रहे थे तो एक तो मनोवैज्ञानिक परिवर्तन ला रहे थे, एक शिक्षा ला रहे थे, लेकिन इसने काम किया अपना। एक साइकोलॉजिकल जो मनोवैज्ञानिक जो था और जो शिक्षा था, ये काम किया है। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या हो गया कि शिक्षा में जो आचरण और नैतिकता का भाव होना चाहिए और जो मनोवैज्ञानिक छूट का यहां लाभ होना चाहिए, भाई पिता ने अपनी पुत्री को वो छूट दिया जो अपने बेटों को शायद नहीं दिया। मैं मान लेता हूं, उदाहरण दे रहा हूं। तो बेटी को उस मनोवैज्ञानिक छूट का वो लाभ और शिक्षा का वो लाभ ले लेना चाहिए जो उत्थान और उन्नति के केंद्र पे ले जाता। यहां पे क्या हो गया, एक नई तरीके के डिस्क्रिमिनेशन पैदा हो गई जो समाज में देखी जाती है। वो नया तरीके का भेदभाव यह है कि ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो काम छोटा हो गया। आप समझ गए ना।
अगर आपने संयोग से पढ़ाई लिखाई ज्यादा कर लिया तो आपने काम को ही छोटा बड़ा कर दिया। इसके चक्कर में कई लोग कुछ नहीं बन पाए तो कुछ किए भी नहीं। आप बात को समझना, उनको बनना था, मान लो चलो आईएएस बनना था, आईएएस नहीं बने तो उनको अगर कोई नीचे का कोई पद मिला तो वो भी नहीं किए। तो मनोवैज्ञानिक छूट, जो मनोवैज्ञानिक एक दबाव था वो हटा, शिक्षा बढ़ी, लेकिन ग्रोथ तो नहीं हुआ ना। हमने शिक्षित की श्रेणी में तो आ गए, पढ़े लिखों की श्रेणी में तो आ गए। यही कारण है कि इंडिया की पढ़ी लिखी महिलाएं उतनी कामकाजी नहीं हैं जो यूरोप एशिया के अगल बगल के देशों में मिलते हैं। कारण दक्षिण एशियाई देशों की तुलना में भी देखें, कारण कि हमने काम को भी छोटा बड़ा कर बैठे हैं। अब आप लड़कियां हैं, जैसे लड़के हैं, जो लड़कियों के उदाहरण दे रहे हैं उनको देख लेते हैं। आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, है ना। अब आपके दिमाग अगर माना भाई आईएएस बन जाइए तो उसमें उससे बढ़िया तो क्या हो सकता है, लेकिन माना ऐसे तो आप कहेंगे हम ये काम ही नहीं करेंगे। फिर कैसे होगा? तो फिर तो जो विश्व बैंक कह रहा है, जो एमजीआई कह रहा है, तो रखा जाएगा ना, जो रिपोर्ट आ रही है कि देश का विकास दर ये बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा। तो हमारे देश में एक नए किस्म का भेदभाव पैदा हो गया कि पढ़ाई लिखाई उच्च हो गई तो काम छोटा हो गया। पुरुष प्रधान समाज था तो लिंग भेद की समस्या पैदा हो गई। लिंग भेद को, लिंग अंतराल को खत्म करने के लिए हमने पुरुषों के मनोवैज्ञानिक व्यवस्थाओं को धीरे धीरे मैनेज किया कि भैया क्या फर्क पड़ता है, बेटा बेटी एक समान। बोला हाँ ठीक है, हाँ बिटिया में ऐसा क्या प्रॉब्लम है जो तुम कर रहे हो। उसी बेटा बेटी एक समान में मोहल्ले का, गांव का, देश का, लड़का लड़की एक समान कर दिया उसने। बाद में अपनी पत्नी को अपने समान खड़ा कर दिया। हो गया ना, बेटा बेटी एक समान, लड़का लड़की एक समान, पति पत्नी एक समान, या स्त्री पुरुष एक समान। आ गई ना फिलॉसफी, और साथ साथ शिक्षा चली। लेकिन एक और बवाल पैदा हो गया कि पढ़ाई बढ़ी, नौकरी छोटी हो गई। यानी ज्यादा पढ़ लिए तो छोटी नौकरी कैसे करें। तो यूज तो नहीं रहा ना। ये एक दिक्कत नए किस्म की पैदा हो रही है। नो, तो इसका क्या इलाज होगा मालूम नहीं, बट समस्या बढ़ती है तो कुछ इलाज भी आएगा देर सवेर। इसमें एक लाइन और लिखेंगे, इसी रिपोर्ट में क्या कहा गया था, बाय 2025 ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज, पहले लिखो दैट इज बाय 2025, यानी इससे 2025 तक देश की सालाना जीडीपी 1.4% की वृद्धि ले सकती है। समझ गए कि नहीं? 1.4 की वृद्धि सालाना ले सकती है, ये एमजीआई कह रहा है। ठीक है ना। ड्यू टू विच द एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट कैन इंक्रीज 1.4%। समझ गए कि नहीं? 1.4%। कब तक? 2025 तक। ठीक है। कब बोला ये? 2015 की रिपोर्ट में। 25 का मतलब 10 साल तक। अगर इसी गति से ये बढ़ता रहे तो 5 ट्रिलियन क्यों, आप 8 ट्रिलियन पे जाइए, अगर ऐसा होता हो तो। क्यों? और एक स्थिति बच्चा ऐसा भी पैदा हो जाता, यानी कि हम अपनी जीडीपी में, इस दौरान में अपनी जीडीपी में रुपए में अगर ये बात करें
तो करीब 46 लाख करोड़ रुपए हम जोड़ सकते थे। क्या समझे? मतलब ये एक्स्ट्रा हम इसमें कैलकुलेशन में ला सकते थे। और आपको पता होगा कि हमारे देश का अभी तक का वर्तमान बजट भी से भी यह 10 लाख करोड़ रुपए ज्यादा है। आप एक महीने में जब 1.5 लाख करोड़ रुपए का जीडीपी इकट्ठा करते हैं, क्या समझे, 1.5 लाख का, तो पूरे साल का जोड़िए तो 15-15 लाख, 18 लाख वैसे होता है, लेकिन कभी 20 हो जाता है, कभी आप 1 के नीचे आ जाते हैं, तो एवरेज ले लो कि 15 लाख करोड़ रुपए का जीडीपी जीएसटी आप लाते हो। यानी कि एक साल का जो मौजूदा जीएसटी है उससे 3 गुना ज्यादा पैसा। ये महिलाओं में अगर लिंग अंतराल को खत्म कर दिया जाए तो हमारे देश की ग्रोथ यहां जा सकती है। अब आप मुझे आसानी से बताइए कि किस्मत कहां से चमकेगी? झगड़े से, भेदभाव से, विवाद से, मवाद से, या शिक्षा से, रोजगार से, लिंग अंतराल की समाप्ति से? चयन कर लीजिए। क्या समझे? चयन कर लीजिए। अब इसमें एक लाइन और जोड़ लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अनुसार या रिपोर्ट के अनुसार, द डेवलपमेंट ऑफ नॉट ओनली इंडिया, द डेवलपमेंट ऑफ not only India but the whole world will get a boost. रिपोर्ट के अनुसार भारत ही नहीं पूरे विश्व के विकास को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है ना? और यह बढ़ावा कहां तक जाएगा? बढ़ावा किसी एक वर्ग को ही नहीं मिलेगा। This will ensure the progress of all sections of the society. This will ensure the progress of all sections of the society. ये क्या हुआ? इससे समाज के सभी वर्गों की प्रगति सुनिश्चित होगी। जब रिपोर्ट आई थी बच्चा, तो यह माना गया था कि हमारे यहाँ वर्क फोर्स के तौर पर 31% महिलाएं हैं। ठीक है ना? और 2025 तक कितनी महिलाएं हो जाएंगी? 41%। अभी भी आधी महिलाएं नहीं हैं उसमें। यानी वर्क फोर्स के तौर पर अगर मेल पर ही हम निर्भर रहेंगे, है ना, हर जगह तो चीज़ें स्त्री पुरुष शामिल हो रहे हैं ना, पुलिस में शामिल हो रहे हैं, सेना में शामिल हो रहे हैं, अंतरिक्ष में जा रहे हैं, फाइटर विमान उड़ा रहे हैं, एवरेस्ट पे चढ़ रहे हैं, तो भैया वर्क फोर्स में काहे पीछे? अगर हम जीआई की रिपोर्ट को देखें तो 31% महिलाएं 2025 तक 41% में तब्दील हो जाएंगी। आप जरा कल्पना करके देखिए कि जब महिलाएं वर्क फोर्स उनका बढ़ेगा, वर्क फोर्स इनकी उसकी संख्या बढ़ेगी, तो जरा सोचिए कि जीडीपी के क्या हाल होंगे। अरे यार, अमेरिका $20 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था रखता है ना? $14 ट्रिलियन से ज़्यादा की अर्थव्यवस्था चाइना की है। आप कैलकुलेट करके देखो, क्या वहाँ के मेल लोगों ने ही बढ़ाया क्या है? इंडिया $3 ट्रिलियन पे क्यों झूलता रहता है? दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश हम हैं, सबसे ज़्यादा बड़े बाजार हम हैं, सबसे बड़े कंज्यूमर हम हैं। 120 करोड़ तो हम मोबाइल ही रखते हैं। हाँ, छोटे छोटे यूरोपीय देशों को, दुनिया भर के देशों को मिला दो तो हमारे देश के बराबर पॉपुलेशन नहीं है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है? वर्क फोर्स कहाँ है?
शिक्षा है, स्किल नहीं है। महिलाओं में आगे बढ़ने की क्षमता है, लेकिन वर्क ही छोटा कर रखा है। आप जरा कल्पना करिए, जो महिलाएं पापड़, चटनी, अचार बना रही हैं और डब्बे में पैक कर करके दुकानों तक पहुंच रहे हैं, हम समझते हैं वो महिलाएं इतनी पढ़ी लिखी नहीं होंगी, लेकिन विकास दर में योगदान तो दे रही हैं ना। आपने पढ़ाई लिखाई कर दिया, बोले कि हमको ये नौकरी मिली नहीं, ये काम ही बेकार है, ये छोटा है काम। काम छोटा करके हमने तरक्की छोटी कर दी यार। और सबसे बड़ा एक जो और विसंगति है हमारे समाज में, हमने स्त्री पुरुष लिंग जो है अंतराल को कम कर रहे हैं, लेकिन कार्यस्थलों पे चले जाइए तो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 के बीच अंतराल बढ़ रहे हैं। अंतराल जहां जहां होंगे विकास दर को चोट पहुंचेगी, तय है ये। हमने पुरुष के मनोवैज्ञानिक बदलाव किया, बेटा बेटी एक समान करा दिया, लड़का लड़की एक समान करा दिया, स्त्री पुरुष एक समान करा दिया, सबको समान शिक्षा दिला दिया, समान अवसर उपलब्ध करा दिया। लेकिन इस डिस्क्रिमिनेशन को कैसे रोकें कि एक क्लास 2 एक क्लास 3 है, उसको भाव ही नहीं दे रहा है। वहां भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में प्रॉब्लम आ रही है, फिर ग्रोथ रुकेगा। तो ग्रोथ रोकने वाले तो लंगड़ी मारने वाले हम ही लोग हैं। हाँ, तो जो भेदभाव है, मैं वो बोल रहा हूं कि भेदभाव कहीं भी होगा ना, तो सबसे तगड़ा विकास दर को ही चोट पहुंचाएगा। अरे मियां बीवी का झगड़ा हो जाए, देखो घर रुक जाता है विकास करना। क्या बात कर रहे हो आप? जहां झगड़े होंगे, जहां भेदभाव होगा,